आज है शिवाजी के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी थे वो किस तरह से मराठा साम्राज्य को आगे तक ले गए और किस तरह उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया। तो जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का संभाजी ये 9 वर्ष तक मराठा सिंहासन पर काबिज रहा। आपको ये बता दें कि संभाजी को हम एक योग्य पिता का योग्य पुत्र नहीं कह सकते। कई बार उसकी उदंडता के कारण शिवाजी ने उनको महल के अंदर नजरबंद रखा था, लेकिन फिर भी शिवाजी के बाद उसका उत्तराधिकारी वही हो सकता था। समय की नज़ाकत भी यही थी। तो संभाजी 1680 में मराठा राज सिंहासन पर काबिज हुए। शिवाजी की पटरानी सायराबाई अपने पुत्र राजाराम को शासक बनाना चाहती थी, किंतु संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। वहाँ से मुक्त होकर राजाराम को गद्दी से उतार दिया और 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर काबिज हुई। संभाजी में गुण कम थे और अवगुण ज़्यादा थे। वह अभिमानी, क्रोधी व भोग विलासी प्रवृत्ति का शासक था। एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश उसका सर्वोच्च अधिकारी था। मराठे इस कवि कलश से घृणा करते थे, यानी उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। तो संभाजी से एक ये चीज़ भी उसके अवगुणों के अंदर शामिल हो गया कि मराठों का कवि कलश की वजह से उसे पूरा सहयोग भी नहीं मिलता था। जब मुगल फौजों ने संभाजी को कल्याण में घेरा डालकर उसे घेर लिया तो पुर्तगालियों ने मुगलों की रसद से सहायता दी थी। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी और इसी अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत में आ गया। फरवरी 1689 में संभाजी को मुगल अमीर मुकरब खान ने संगमेश्वर नामक स्थान पर पकड़ लिया। उसके साथ उसका अधिकारी मंत्री कवि कलश भी पकड़ा गया, क्योंकि औरंगजेब का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह संभाजी को पकड़ना। संभाजी को पकड़ तो लिया, लेकिन संभाजी को जो यातनाएं दी गई और जो धर्म परिवर्तन के लिए उसे बाध्य किया गया, हालांकि संभाजी ने धर्म परिवर्तन किया नहीं, ये चीज़ें मराठों को एक करने में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। औरंगजेब ने संभाजी को इतनी यातनाएं दी और कहा कि आप केवल इस्लाम को स्वीकार करके ही इन पीड़ाओं से बच सकते हो, किंतु संभाजी ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। इस पर कहते हैं कि संभाजी को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मृत्यु दी। 11 मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी व कवि कलश की यातना देकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी यशुबाई और पुत्र साहू को रायगढ़ के किले के अंदर कैद कर दिया। कहा जाता है कि जिंदा संभाजी ने जो काम नहीं किया वह उसकी मृत्यु ने कर दिया। संभाजी को जो यातनाएं दी गई और संभाजी ने अपनी मृत्यु के समय जो वीरतापूर्ण कार्य किया और इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, इससे मराठाओं के अंदर एक ऐसा मैसेज गया कि संभाजी ने मृत्यु के समय बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया है और सारे मराठी एक हो गए। अब उनका एक ही ध्येय था कि किसी भी तरह से मुगलों का सामना कर उसे मराठा क्षेत्र से बाहर निकालना। अब हर मराठा, स्त्री पुरुष बच्चा सब मुगलों का दुश्मन हो गया और ऐसे समय में 1689 ईस्वी में राजाराम मराठों का छत्रपति बना। 1689 ईस्वी में राजाराम को मराठा मंत्री परिषद ने अपना राजा घोषित कर दिया। वह रायगढ़ में ही उसका राज्याभिषेक किया गया। 89 में ही राजाराम
रायगढ़ पर मुगल आक्रमण की आशंका से रायगढ़ को छोड़कर एक दूसरा किला था जिंजी का दुर्ग, उसमें चला गया। 1698 तक वह जिंजी से ही मराठों के द्वारा मुगलों का सामना करता रहा। वह लगभग यानी 10-11 साल, ये करीब 9 साल के करीब वो जिंजी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाए रखा। राजा राम को मुगल सेनापति जुल्फिकार ने जिंजी के किले में 8 वर्ष तक कैद यानी घेरे रखा था। यानी उनको जीत तो पाया नहीं, बल्कि वो उसके अंदर बैठा रहा। 98 में जिंजी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बन गया। जिंजी मुगलों के अधिकार में चला गया तो सतारा उसके अधिकार में आ गया। राजा राम को शांताजी घोरपड़े व धनाजी जादव नामक 2 योग्य मराठा सेना नायकों का साथ मिला और इन्हीं के बल पर उसने अपना संघर्ष जारी रखा। राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना, कभी गद्दी पर नहीं बैठा। राजा राम ने मराठा सरदारों को सेना रखने व अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दी और मराठा सरदारों को जागीर भी दी, जिससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ। ये कह दिया गया कि जो भी मराठा क्षेत्र जिस सरदार को मैं सौंप रहा हूँ, अगर वो मुगलों से कोई भी क्षेत्र जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाएगा तो वह उसी का हो जाएगा। इसी तरह से इन मराठा सरदारों के द्वारा एक जो संगठन बना जिसे मराठा परिसंघ कहा जाता है। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम के नेतृत्व में मराठों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी में मुगलों द्वारा साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने तक ये चलता रहा। 1689 ईस्वी में राजा राम ने प्रतिनिधि नामक एक नया पद का सर्जन किया था। ये इसके राजा राम के द्वारा किया गया था, जो आगे तक चलता रहा। 1707 और 1700 तक, यानी 1700 से 1707 तक मराठों के अंदर एक दूसरी स्थिति आती है। 1700 के अंदर राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठा दिया। अब बात यह हो गई कि अब तक जो साहू का प्रतिनिधि के रूप में राजा राम काम कर रहा था वह शिवाजी द्वितीय ने स्वीकार नहीं किया। शिवाजी द्वितीय ने तो अपने आप को छत्रपति मानना शुरू कर दिया और इसमें उसकी माता का बड़ा योगदान था। अब मुगलों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संघर्ष जारी था, जो राजा राम ने कर रखा था, उसका नेतृत्व ताराबाई के हाथ में आ गया। ताराबाई 7 वर्ष तक इसका नेतृत्व करती रही। रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि किलों को उन्होंने मुगलों से जीता। लेकिन 1707 ईस्वी में एक नई स्थिति आती है। वो स्थिति यह है कि संभाजी का पुत्र साहू को औरंगजेब ने कैद से जो कैद में रखा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र यानी आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के लिए उसे कैद से मुक्त कर दिया। वो ये चाहता था कि इसको अगर कैद से मुक्त कर देंगे तो यह मराठों का छत्रपति बनेगा और ताराबाई इसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये मामला भी सही था। जुल्फिकार ने आजम शाह को सलाह दी थी और उस सलाह पर जब अमल किया तो 8 मई 1707 को साहू कैद से मुक्त हो गया। लेकिन जब साहू सतारा पहुंचे तब तक ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। इसलिए मराठों के बीच में अब गृह युद्ध की स्थिति आ गई। साहू को मुगलों की कैद में ही राजा की उपाधि और मनसब भी दिया गया था। साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से धन्नाजी जादव को अपने पक्ष में कर लिया और खेड़ के युद्ध में 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को ताराबाई को उसने परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत से मराठा सरदार ऐसे थे जिन्होंने ताराबाई का पक्ष छोड़ करके वो साहू के पास आ गए। ताराबाई ने आसानी से स्वीकार नहीं किया, इसे दोनों के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ। 1708 में साहू ने सतारा को जीत लिया,
अब ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई और मराठा राज्य 2 भागों में बंट गया। सतारा साहू के नियंत्रण में था, तो कोल्हापुर से शिवाजी द्वितीय शासन कर रहा था और ये काफी समय तक ये शासन चलता रहा। शिवाजी द्वितीय के बाद राजाराम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। संभाजी द्वितीय राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई का पुत्र था। राजसबाई ने 1714 ईस्वी में ताराबाई व शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया और उसे महल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब अब कोल्हापुर के अंदर भी स्थिति दूसरी हो गई। 1731 तक स्थिति में चेंज आता है और वारणा की संधि द्वारा सतारा व कोल्हापुर की सतर्कता समाप्त होती है। संधि में फैसला यह किया गया, संभाजी द्वितीय को मराठा राज्य के दक्षिणी भाग, जिसकी राजधानी कोल्हापुर होगी, पर शासन करने का अधिकार मिल गया, जबकि उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, वहां पर साहू को शासन करने का अधिकार मिल गया और मराठों के अंदर जो आपसी संघर्ष था वो वारणा की संधि से समाप्त हो गया। साहू ने 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को सेनाकार थे यानी सेनापति का पद दिया और ये बात इतनी सही साबित हुई कि विश्वनाथ ने मराठों को मजबूत भी कर दिया और संगठन भी कर दिया। 1713 में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे पेशवा बना दिया। धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ व उसके उत्तराधिकारी पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए। यानी साहू को यह अपने जीवन में ही देखना पड़ा। धीरे धीरे साहू के हाथ से सत्ता निकलने लगी और पेशवा ही सर्वेसर्वा हुआ। साहू निसंतान थे, अतः 1749 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ताराबाई के पुत्र राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1750 में राजाराम द्वितीय व तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य रघुजी भोंसले ने एक समझौता करवाया। समझौता यह था कि पेशवा ये चाहते थे कि हम शक्ति के वास्तविक अधिकारी हैं और शक्ति अपने हाथ में रखने थे, इसलिए पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और मराठा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए। ये शर्तें संगोला की संधि या समझौता के अंदर ये शर्तें तय हुई। पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा राजनीति का केंद्र पूना हो गया, क्योंकि पेशवा पूना में थे और छत्रपति सतारा में रहा। संगोला की संधि का कारण यह था कि पहले तो ताराबाई ने राजाराम द्वितीय को अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र बताया, वह साहू का उत्तराधिकारी नियुक्त करवा दिया, किंतु बाद में ताराबाई ने कहा कि राजाराम द्वितीय राम राजा उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं था। इस कारण पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि कर राज्य के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। क्यों? क्योंकि ये शिवाजी के वंशजों के अंदर ही कि वास्तविक छत्रपति कौन है ये विवाद हो गया और इस विवाद का फायदा बालाजी बाजीराव ने उठाया और फायदा ये उठाया कि समस्त शक्ति अपने हाथ में रख ली और पेशवा नाम मात्र के रह गए। सरदेसाई के अनुसार साहू मराठों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी हमें कि साहू के हाथ में सत्ता तो थी लेकिन सत्ता पर नियंत्रण उसका नहीं था। राजाराम के बाद साहू द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ। नाना फडणवीस ने साहू द्वितीय को मिलने वाले भत्तों में कमी कर दी। प्रताप सिंह साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ और प्रताप सिंह ने अनेक बार पेशवाओं के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की। प्रताप सिंह के बाद साजी अप्पा साहिब उत्तराधिकारी हुए जो 1839 से 48 ईस्वी थे। अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद सतारा को हड़प नीति द्वारा डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया और छत्रपति और उसका सतारा का जो राज्य था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। धन्यवाद।